नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को समय समय पर हम खास जो शख्सियत है उनसे आपको रूबरू कराते हैं और डे नाइट इंडिया टीवी लगातार इस कोशिश में है ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराए जिन लोगों का जीवन कहीं ना कहीं समाज को और जो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा देने वाला होता है। और हम लगातार जो आपकी जो रुचि है उसके मुताबिक काम करते हैं और आप उस काम को सराहते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे जो काम करने की जो क्षमताएं हैं वो भी बढ़ती है। इसी कड़ी में आज एक ऐसी शख्सियत जिनका 50 साल जो है संगीत के क्षेत्र में हो गए हैं, ऐसी एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर रमेश मिश्रा जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आज हमारे साथ में हैं। उनसे आपको रूबरू कराएंगे। इससे पहले उनसे आपको रूबरू कराएं, डाल लेते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर रमेश मिश्रा जी अपने बच्चों को सिखाते हैं, संगीत की विद्या देते हैं, संगीत की बारीकी उनको सिखाते हैं। डाल लेते हैं एक नजर। से जिस समय हम लोग लाइव हैं इसी समय का है। अरे अरे बहुत सारे गाने हैं इसमें। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, और भी बहुत सारे बॉलीवुड के बहुत सारे गीत हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी डे नाइट इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। तो खैर ईश्वर पैदा करता है और यहाँ तो लोग तैयारी करके निकलते हैं और ये ईश्वर की ही देन है संगीत। तो यहाँ पे आइए, अब मैं गा रहा हूँ और उस लाइन को आप रिपीट करें, ठीक है? पम गरे सानी सारे गा, पम गरे सानी सारे गा, गम पम गा, गम पम गा, पम गरे सानी सारे गा, पम गरे सानी सारे
मा धा नि सा नि धा पा मा धा पा मा गा रे सा धा पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा नि सा रे गा मा गा रे सा नि सा रे गा। और अंतरा मा मा गा मा गा धा धा मा धा धा मा सा 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 नी नी सा 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 नि नि सा इसको एक साथ गाना है मा मा गा धा धा मा सा 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 नी नी सा मा मा गा धा धा मा सा 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 नि नि सा गा रे मा गा रे सा गा रे मा गा रे सा नी रे सा नी धा धा पा नि रे सा नि धा धा पा मा धा नी सा नी धा पा मा मा धा नि सा नि धा पा धा पा मा गा रे सा धा पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा नी सा रे गा गा मा पा मा गा पा मा गा रे सा नि सा रे गा गा मा पा मा गा पा मा गा रे सा नि सा रे गा गा मा पा मा गा पा मा गा गा रे सा नी सा रे गा। अब अगली बार में जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसका अंतरा हम करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आइए दीनदयाल जी। फिर देखा डॉक्टर रमेश मिश्रा जी किस तरीके से अपने जो विद्यार्थी हैं संगीत के, उनको किस तरीके से रियाज करा रहे हैं, किस तरीके से संगीत की जो बारीकी है वो बता रहे हैं। और मेरा मानना है यदि ऐसे छात्रों को ऐसे गुरु मिल जाएं तो उनका जीवन सफल हो जाता है, और वो जो जीवन का जो गोल मानना चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में, तो वो निश्चित तौर पर गोल कर पाते हैं। रमेश मिश्रा जी, सर आपका डे नाइट इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सभी दर्शकों को जी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जी। सलाम। और दीनदयाल जी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैं डे नाइट इंडिया टीवी के इंटरव्यू दीनदयाल जी के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी जी मुझे बड़ी खुशी है। और सरगम स्टार्स गुरुकुल में इस वक्त हैं आप। जी यहाँ पे ये सर, हमारा भी परम सौभाग्य है सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने लोगों, आपके इतने दर्शकों के सामने हैं। जी। और हमारे जो अभी चल रहा था ये लाइव म्यूजिक के लिए, यानी कुछ गाने होते हैं जी। जो रागों पे आधारित होते हैं, उनको जी। करने के लिए, सुरों की साधना के लिए जी ये प्रैक्टिस कर रहे थे अभी। जी हाँ बताएं। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में, हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सरगम स्टार्स गुरुकुल में। जी 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 सर, संगीत के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और इससे पहले हम अपने दर्शकों को आपके बारे में संगीत से रूबरू कराएं, हाँ। तो पहले बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, बताएं जरा हमारे दर्शकों को सर। दीनदयाल जी मैं पूरा प्योर भारतीय हूँ। जी गुजरात में पैदा हुआ, जी बनारस में पढ़ा लिखा, जी मथुरा का रहने वाला हूँ, जी दिल्ली में रह रहा हूँ और बॉम्बे में मेरी फैमिली है। क्या बात है सर। प्योर पूरा भारतीय हूँ जी और संगीत की सेवा कर रहा हूँ। जी। और आपने देखा हमारे बच्चे और हमारे भाई जी सामने बैठे हैं। इसी तरीके से कम 200-250 लोग यहाँ जुड़े हुए जी। हैं। और जिनको थोड़ा सा गाने बजाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है या कुछ आता जी। है तो हम उनको गाइड करते हैं। जी वो यहाँ पे मेंबरशिप लेते हैं और
जी जी यहाँ के मेंबर बन जाते हैं। वो नॉर्मल सा होता है जो हम सिटिंग करते हैं, जी उसका समझ लीजिए फायदा मिले आपको, जी। या सिंगर्स को फायदा मिले कि वो अच्छी जगह पे कहीं जाए तो पता लगे कि हाँ सरगमस्टार से सीख के आ रहे हैं। सर वो तो मैंने देखा है। हाँ, आपको मैंने देख लिया, आपके स्टूडेंट जो जिस तरीके से आप जो है वो सिखा रहे थे बच्चों को, तो मैंने देखा है और खुद मुझे खुद अच्छा लगा कि वाकई की मतलब संगीत में जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको ऐसे गुरु मिलने चाहिए सर। अरे बस गुरु क्या है, हम जिस तरीके से हमने सीखा है, जी हमने जीवन में अपने संगीत लिया है। जी हालांकि आपको पता है कि हमारे टाइम में हमारे मदर फादर हमें अलाउ नहीं करते थे जी जी जी। कि भाई संगीतकार बनना है, नहीं नहीं ये काम नहीं करता। तो सर क्या बनाना चाहते थे वो आपको? वो बनाना चाहते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जी। पढ़ाई करो, सुबह 5 बजे उठो जी और 9 बजे सो जाओ। जी। लेकिन अब जस्ट उल्टा हो गया। तो सर ये उल्टा होता तो मैंने देखा कई इंटरव्यू में इस तरीके से माँ बाप नहीं चाहते थे कि संगीत में जाए, एक्टर बने, और लेकिन मतलब फादर का जो पिताजी जो है बड़े सख्त होते थे कि नहीं आपको ये नहीं करना है। देखिए, तो मैं जब वो इतनी शक्ति के बावजूद फिर आप कैसे समय निकालते थे, कैसे रास्ता निकालते थे सर? संगीतज्ञ बनाया नहीं जाता, पैदा होता है जी, गॉड गिफ्ट होता है। उनको ईश्वर ही पैदा करता है जी और वो माँ के पेट से आर्टिस्ट बन के आते हैं। जी और अब उनको दुनिया में, अगर हमारे माता पिता रोकते थे, वो जानते नहीं थे कि इस फील्ड में कितना अच्छा काम है ये, जी तो इसलिए रोकते थे। उस टाइम पर ये सब चीजें जी। इतनी डेवलप नहीं थी, इतना एडवांस नहीं था। जी पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करता था लोगों को, जी, जी। इसलिए वो मना करते थे कि भाई अपनी जीविका चलाने के लिए आप पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नहीं तो क्लर्क तो बन ही जाओगे। ये बात तो होती थी सर, ये तो बात मतलब माँ बाप के अंदर रहती थी कि बच्चा कुछ नहीं बनेगा, कम से कम एक क्लर्क तो बन ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, रोटी तो चला ही लेगा। रोटी चलाएगा। जी 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 तो ऐसे करके लाइफ शुरू हुई। जी बचपन में बड़ी पिटाई होती थी, लेकिन जी जब ईश्वर ने बनाया था, माँ ने हम पैदा किया, पिता ने पैदा ही किया संगीतकार के रूप में, जी और फिर इस भौतिक जगत में वो जो प्रैक्टिकल वो देख रहे थे उस टाइम पर, जी, तो वो जी। चाहते थे कि ये संगीतकार न बने, जी। तो लेकिन बन गए तो संगीत। पढ़ने के लिए जी पिटाई हुआ करती थी। क्या बात। कभी हाथ से पिटते थे, कभी जूते से पिटते थे, और वो जो पिटाई थी ना, जी उसी ने हमें सक्सेस दिलाई। क्या बात है सर, बधाई है सर। और जिस समय मैं कहना चाहूंगा इस मौके के ऊपर, देखिए संगीत वो विद्या है जिसको सीखने के लिए जो दिग्गज लोग हैं, जो एक्टर्स हैं और जो संगीत में ख्याति प्राप्त लोग हैं, उनको बहुत कुछ जो है अपने जो माता पिता हैं उनसे बहुत सख्ती का जो है ना व्यवहार उनका साथ रहा होगा, सामना करना पड़ता है, बहुत सख्ती से सामना करना पड़ता है। पहले सामाजिक तौर से ना जी संगीतकारों को इतना वैल्यू नहीं देते थे। जी इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हुए, जी फिर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनका कोई पेमेंट नहीं होता था, उनको जी। जीविका चलाना बड़ा मुश्किल होता था। बहुत मुश्किल होता था। हाँ, आज की डेट में एक म्यूजिक इंडस्ट्री बन गई है, जी एक प्रोफेशन हो गया, इंडस्ट्री एक प्रोफेशन हो गया। हर आदमी चाहता है कि उनका बच्चा संगीत में आए जी और कुछ कमाए, नाम कमाए, पैसे बनाए, जी इस तरीके से काम करे। जी जी। तो सर ये बताएं कि मतलब फादर ने बहुत शक्ति की थी और मार भी खानी पड़ती थी, तो मेरे बड़े भाई थे। आपको मदद मतलब कौन करता था, कौन आपको? मैं वही चीज बताने जा रहा था आपको, अभी दीनदयाल जी ने क्वेश्चन कर दिया आगे। मैं बता रहा था अभी जी जी कि जब मैं म्यूजिक करता था तो जी। पढ़ने के लिए पिटता था, जी पढ़ाई करो, गाना बजाना नहीं करना है। जी। लेकिन फिर भी जो ईश्वर ने दिया है तो वो तो गॉड गिफ्ट है, निकलेगा ही। जी 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 जी। फादर ने सोचा कि ये जब मानेगा नहीं तो अच्छा ठीक है तुम रामायण गाओ। तो बचपन में बहुत छोटा सा था, जी, मैं जी, मेरा जी। ख्याल है 3rd या 4th में पढ़ता रहा हूँ। जी, मैं जी। 6-7 साल का रहा हूँ अप्रॉक्स, लगभग इतना हूँ। जी। तो हारमोनियम बजा के रामायण गाना शुरू कर दिया तो सर जरा हमारे दर्शकों को बता दें जरा थोड़ा सा। हाँ, मैं अभी बताता हूँ। जी जी हाँ, जी, मैं जी। पहले बता दूँ हाँ, उसके जी बाद। जी जी। और हालांकि मैं सोच के नहीं बैठा कि कौन सा गाना गाऊंगा, क्या गाऊंगा, जी, जी। लेकिन फिर भी मैं जी। गा दूंगा, जी, जी। सुनाऊंगा। तो अचानक क्या हुआ कि वो रामायण लोग पड़ोसियों को बड़ी अच्छी लगी, मैंने गाई। जी लोगों ने कहा ये तो संगीतकार बन रहा है, जी और अच्छा लगा तो चलते चले गए उस साइड को, उस तरफ चलते जाएंगे। जी जी। फादर हालांकि मना करते थे, लेकिन मेरे बड़े भाई, मेरे ताऊ जी के
लड़के थे जी वो एक दिन बनारस आए, मैं बनारस में था उस टाइम पर जी पढ़ाई लिखाई के लिए। फादर क्योंकि रेलवे में थे जी तो अक्सर ट्रांसफर हुआ करता था। मैं पैदा गुजरात में हुआ, जी दाहोद में। जी जी दाहोद में पैदा हुआ, फिर वहाँ से बनारस आ गए। सन 64 या 65 का टाइम था शायद। जी उस टाइम हम आ गए बनारस, यहाँ पे हमने पढ़ाई शुरू की। जी फिर म्यूजिक के लिए जो पिटाई हुई, सब कुछ हुआ, जी चलते रहे। एक दिन बड़े भाई बनारस आए, जी। मथुरा से गए वो बनारस। वो जी। सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल थे। जी जी तो देखा कि फादर मेरे मुझे मार रहे हैं, जी। गाना बजाना करता है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको वो चीज सिखाइए जिसमें इसका इंटरेस्ट है। क्या बात है। तो बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट दिया। जी फादर बोला ठीक है, म्यूजिक करना चाहते हो तो ढंग से करो, फिर एडमिशन लो और तरीके से करो। मतलब मैंने एडमिशन लिया। पिताजी ने फिर आज्ञा दे दी, मतलब फिर रास्ता आगे खोल दिया, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी अच्छा कि पढ़ाई पहले होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ाई पहले होगी, मुझे तो करना ही था। तो मैं पढ़ता था, फिर म्यूजिक करता था, सीखता था। बनारस में मैंने म्यूजिक सीखा। जी जी बड़े बड़े विद्वान जी हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जी जी बनारस में दिए हैं। जी मैं उसी घराने से मैंने म्यूजिक सीखा है। जी जी और मैंने कई गुरुओं से सीखा है, लेकिन सबसे पहले गुरु जी जी मेरे मदर फादर हैं। जी उनसे मैंने फिर प्रमोट उन्होंने ही किया मुझे। जी जी उसके बाद मैंने नंद किशोर मिश्रा जी, नप्पू महाराज जी से सीखा। जी फिर आनंद खान जलोटे साहब, अभी मेरी 5-6 महीने 7 महीने पहले उनसे बातचीत हुई, जी उनसे सीखा। जब मैं पढ़ता था तो म्यूजिक सीखता था। जी फिर मैंने गिटार सीखा जी आशीष दास गुप्ता जी से, जी बनारस में ही। सब बनारस से ही हैं जी और मैं बनारस घराने से ही हूँ। उसके बाद मैंने फिर म्यूजिक तरीके से किया, कोर्स किया, जी फिर डॉक्टरेट की। आज आपके सामने बैठा हूँ, जी म्यूजिक कर रहा हूँ पूरी। सर, अब एक बार फिर आपको वहीं बनारस में चलते हैं। हाँ, जब आप फादर ने कह दिया कि आपको कंडीशन लगा दी कि आपको पढ़ाई पहले करनी पड़ेगी और ये संगीत बाद में करना पड़ेगा, हाँ, है ना? हाँ। तो उस दौर में जब आप स्कूल में या कॉलेज में जब रहे होंगे, हाँ। उस दौर के कोई दोस्त भी आपको याद आते होंगे? आते हैं? मैं आज भी अपने क्लासमेट्स से सब मिला, सबके साथ एक ग्रुप में जी एक्टिव हूँ। जी जी आज भी जी। जो बचपन में मैं पढ़ाता हूँ उनके नाम बता सकता हूँ, उनसे मैं तो सर- रेगुलर डेली बात करता हूँ। तो सर, ऐसी कोई घटना जो बड़ी मस्त कोई घटना हो आपके जीवन की, स्कूल टाइम की, स्टूडेंट टाइम की, बताएं जरा हमारे दोस्तों को। हाँ, एक बार जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जी। BHU में था मैं, जी और मेरे ख्याल 78 या 80 उस टाइम की बात है ये। जी एक वहाँ ग्रुप हुआ करता था, अजीत कुमार एंड पार्टी, जी और मैं अकॉर्डियन बजाता था उस टाइम। जी अकॉर्डियन जी, आप जानते हो, जी, 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 जी। मेरे कई वीडियो हैं, जी, जी, जी। यूट्यूब पर भी हैं, सरगम स्टार्स के नाम जी से में है। जी जी तो एक वहाँ बैंड था, एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी हुआ करती थी, उसका नाम था अजीत कुमार एंड पार्टी। जी और अजीत दादा, हालांकि मैं बाद में उनके साथ ही शामिल हो गया था। जी वहाँ पे एक सिंगर हुआ करती थी, मुझे नाम याद नहीं है, जी बंगाली थी। जी तो जब मैं अकॉर्डियन बजाया करता था तो बनारस में जब रहते थे तो बड़ी मुश्किल से तो परमिशन मिलती थी शो करने की। जी जी जब जाते थे तो मैं अकॉर्डियन लेके वहाँ पहुंचा और एकदम तैयार हो गया बजाने के लिए। तो उस लड़की ने बंगला में बोला कि आमी ये सॉन्गे गाइबो ना। मैं उनको नया लगा, जी मतलब मैं इसके साथ नहीं गाऊंगी। मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं सारा पैक किया, क्योंकि यंग था जी। अभी, मतलब जुनून था उस दौर में, कभी क्या जुनून बोल भी दिया? था। और मैंने उसको चैलेंज कर दिया कि आज के बाद जी। तुम मुझे बुलाओ। क्या बात है। और मैं वहां से निकल के आया। बाद में 2-3 महीने बाद मैंने खूब प्रैक्टिस की। जी फिर उसने मुझे बुलाया, मैं बड़े शौक से गया और उसको मैंने एहसास कराया जी। कि तुमने ये बात कही थी, ये बात मेरे साथ हुई थी, जी किसी आर्टिस्ट के साथ मत करना। मतलब आपने एक मैसेज में दे दे कि किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसा मत करना। हाँ, बिल्कुल ऐसा व्यवहार नहीं करना। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। हालांकि दोबारा भी ये घटना हुई है, जी और वो भी 84-85 में, जी जब मैं दिल्ली आया जी तब ये घटना हुई। जी तो अब देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ और फोन भी बज रहे हैं। कोई बात नहीं सर।
वो लोग आपको लाइव देख रहे होंगे ना कुछ लोग। हाँ, लोग देख रहे होंगे और मजा भी आ रहा होगा। 84 में मैं दिल्ली आ गया था जी तो काम की तलाश में मैं गया, एक कोई समथिंग एंड पार्टी थी, जी उनके पास गया। तो हालांकि मैं कीबोर्ड पे आ गया था, जी। 82 से मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ। जी जी तो जब उनके पास गया, जी थोड़ी देर हम बैठे रहे, मेरे साथ मेरे बहनों साथ थे मेरे। जी जी मैं उनके साथ, वही मुझे लेके गया कि वहाँ पे एक पार्टी है, चलो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ और अगर काम आएगा तो तुम्हें बुलाएगा वो। जी तो मैंने कहा ठीक है। तो उस जो आर्टिस्ट था, जो ऑर्गेनाइजर, जो इवेंट मैनेजर था, उसने मुझे सबसे पहले कंडीशन ये डाली कि हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन आपको 4-5 शो ट्रायल पे करने पड़ेंगे। और उस वक्त की पोजीशन ये थी कि मैं अपने मेरे फादर रिटायर हो गए थे 84 में, तो मैं दिल्ली आ गया था। फिर फादर मथुरा आ गए थे, मैं दिल्ली आ गया था। और पोजीशन ये थी कि मुझे घर से पैसे नहीं मिलते थे म्यूजिक के लिए, मुझे पैसे बनाने पड़ते थे, यानी पेमेंट लेके काम करना। जी जी और वहाँ पे 4-5 शोज करना बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पर, कि किस तरीके से खर्च चलेगा, हम कैसे रहेंगे। तो मैं और भाई साथ थे, उन्होंने कहा ठीक है, डन किया जी। वो घटना मुझे आज तक इसलिए याद है कि वो उससे एक सबक मिला मुझे। वो इसीलिए याद है कि कभी भी किसी आर्टिस्ट के साथ कभी भी ये ना हो कि हम ट्रायल पे लेके जाएंगे। आप ऑडिशन ले लो अपने सामने जी कि आप कितने पानी में हो या कैसा बजाते हो, वो उसी वक्त कर लो, आप अंदाजा लगा लो। लेकिन किसी आर्टिस्ट के साथ कभी ये नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो भी ये ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग जैसे। हाँ, वो तो पेमेंट लेंगे ना जी, वो तो पैसा लेते हैं जी जी कि इस आर्टिस्ट में आपके लिए बनारस से कीबोर्ड पे आया, उसको लेके आ रहा हूँ और उसका पेमेंट जो भी है जो उसको देना पड़ेगा, और आप हमें देंगे नहीं पैसा, जी आप अपनी जेब में डालेंगे। तो ये आर्टिस्ट के साथ तो नाइंसाफी है ना। जी वो अपना ट्रांसपोर्ट लगा के, अपना किराया लगा के, उसने इतनी मेहनत की है, सीखा है, जी। तो उसको एक स्टाइपेंड के रूप में या बख्शीश के रूप में तो उसको देना चाहिए। सर, आपने जो पहला जो फर्स्ट जो स्टेज जो परफॉर्मेंस किया, और जब किया उसके बाद आपके मतलब दिल में क्या आया, और जो आपके जो मित्र हैं उन्होंने किस तरीके से आपको जो मतलब कांग्रेचुलेट किया होगा, फादर ने, घर वालों ने? मैं अपने सर्किल में जी संगीतकार के रूप में ही फेमस हूँ, और वो भी बचपन से। जी। मेरा ख्याल है मैं सेकंड या थर्ड से शायद जी क्लास थर्ड से मैं एक्टिव था। मैं बनारस में जब रहता था तो मेरे फादर रेलवे में थे, जी तो फादर के दोस्तों का एक ग्रुप बना हुआ था, म्यूजिकल ग्रुप था वो, जी। एक ऑर्केस्ट्रा बना हुआ था उन्होंने। तो वहाँ पे मेरे तो सारे अंकल ही थे उस समय। जी जी उनको मैं देख देख के सीखता था, कोशिश करता था कि ये जो कर रहे हैं मैं करूँ। जी। और आज इत्तेफाक से मैं मेरे अंकल थे सरदार टहल सिंह जी, उनका मैं आज उनका जन्मदिन है। क्या बात है, उनको और जन्मदिन की मैंने बहुत बहुत बधाई। हाँ, जिनको देख करके मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, बहुत जी मेरे मन में आया कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा जो ये अंकल बजाते जी, हैं। जी। और मेरे बगल में ही रहते थे, जी और उनके जो लड़के हैं वो मेरे साथ पढ़ते थे। जी उनको देख करके मेरे मन में एक जुनून आया, जी। और मैं आपके सामने आज हूँ उन्हीं की बदौलत। सर, मुझे देख के भी कोई जुनून आ रहा है क्या? अरे बहुत अच्छा, आपको देख के मजा आ गया, आपको देख के तो मजा आ गया दीनदयाल जी। तो ये बचपन की घटना है, और मेरे दोस्तों ने बड़ा इनकरेज किया मुझे कि भाई तुम संगीत करते हो यार, संगीत करो। अक्सर मैं क्लास छोड़ अच्छा, तो बताइए, वो भी चीज़ देखते हैं जनाब। अच्छा, फादर के बारे में बताएं कुछ, फादर क्या करते थे? और फादर रेलवे में थे जी, और कभी कभी वो उनको शौक होता था तो हारमोनियम निकाल के कुछ ना कुछ गाया बजाया करते थे। तो आपको तो रोकते थे? वो वही शौक तो था ना, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में। अच्छा, वो नहीं चाहते थे रोटी चला। जी जी जी। उनको लगता था बहुत कष्टदायक फील्ड है। हाँ, बहुत मुश्किल का बहुत मुश्किल है है। फील्ड, बहुत मुश्किल है। आज तो बड़ा आसान हो गया, जी। आज तो सबको पका पकाया मिल रहा जी है। जी जी जी। वरना उस टाइम में तो ये हाल होता था, गुंडागर्दी इतनी ज्यादा थी कि हमें फ्री में जाके शो करना पड़ता था जी जी जी। लोगों के यहाँ, ये हाल था। तो सर, हमारे दर्शकों को जरा वो जो आपने पहली बार रामायण जो वहाँ रामायण तो मेरे वो वाली, वो तो राधे श्याम रामायण थी, वो बचपन की बातें थी। और कुछ मुखड़ा उसका सुनाए जरा हमारे दर्शकों को, कुछ अब याद आता है जो? कुछ और सुना देता हूँ ना। नहीं नहीं भाई, सुनाए सर, शुरुआत उसी से हो जाए, क्या दिक्कत है?
तो वो राधेश्याम रामायण मेरे पास अभी इस वक्त नहीं है। जी जी। इस वक्त इसलिए नहीं है कि वो बचपन की बातें थी और कोई कंपोजिशन सर भूल गया मैं उसकी। कोई भक्ति गीत गुनगुना दीजिए। मैंने खुद ही बनाया हुआ है। जी 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 जी। अब की ढेर हमारी लाज राखो गिरधारी। मैं आपके दर्शकों को पहले तो ये बता दूं कि मैं सिंगर नहीं हूँ। जी जी जी। सीखा मैंने वोकल ही जी और कीबोर्ड भी सीखा है, गिटार भी सीखा है, अकॉर्डियन भी सीखा है मैंने। जी जी। लेकिन मैं आपके सामने गाना गा रहा हूँ। बेसिकली मैं कीबोर्ड प्लेयर हूँ। जी जी जी। अब की टेर हमारी लाज राखो गिरधारी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की चक्र सुदर्शन धारी। शब्द मुझे याद नहीं है। डर 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 भक्ति की टेर न टारी लाज राखो गिरधारी। ये मेरी अपनी कंपोजिशन है। मैंने बचपन में कंपोज किया था। जी जी। जब मैं क्लास में सीखा करता था मुझे बड़ा बहुत ज्यादा शौक था, एक जुनून था जो आज मैं इन बच्चों में देख रहा हूँ। आप देख रहे थे इधर सब बच्चे बैठे जी जी। हमने देखा है सर, देखा है। उनमें भी यही जुनून है सर। अच्छा ये बताइए, चलो माता जो पिताजी नहीं चाहते थे कि आप म्यूजिक के लाइन में जाए, लेकिन माता जी भी चाहती थी कि नहीं जाए? माता जी तो बहुत चाहती थी और मेरे चक्कर में वो भी पिट जाती थी। क्या वो मुझे बचाने के चक्कर में वो सर हमने देखा जितने मैंने देखा है कि माताएं जो है वो अपने बेटे को उसकी इच्छा पूरी हो, हाँ, पूरा सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल, अच्छा हो खराब हो माँ सपोर्ट करती जी है। जी जी जी। ये मैंने देखा है कि जो हाँ, और मैं तो आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ ना। जी जी जी। मैं अपने मदर फादर की वजह से तो पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, जी, जी। लेकिन एज ए म्यूजिशियन जी मतलब संगीत का जी मैं उन्हीं की बदौलत नमन करता हूं। आज मेरे भाई सब हम साथ रहते हैं और लगभग हम 4 भाई हम जी। इसमें 3 भाई संगीतकारी हैं। क्या हुआ? एक तो बहुत ही नामी आर्टिस्ट है जी। दिनेश मिश्रा। जी जी। बहुत सारे उसके भी गाने हैं मार्केट जी, में। जी। और एक ड्रम बजाने वाला। सर लेकिन आपका बैकग्राउंड तो म्यूजिक का नहीं था। बैकग्राउंड नहीं था, बन गया ना। मैंने कहा ना कि ईश्वर पैदा करता है। जी। अभी आपने सामने देखा उसको, सामने कुछ बच्चे बैठे हुए थे जी। जिसमें आप देख रहे थे राधिका शर्मा थी, जी। आपके शुभ्रा सिंह थे, इधर रितेश मिश्रा और जी। सुरेंद्र पुष्करना जी थे। जी 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 हमने देखा। किसी का बैकग्राउंड म्यूजिकल नहीं है जी। किसी का, लेकिन पैदाइशी देखिए उन्होंने, ईश्वर ने दिया है उनको, सुर लय ताल दी हुई है। जी भाई ईश्वर पैदा करता है, सुर लय ताल देके। जी जी। अब आपको संभालना तो दुनिया में ना, सीखना है ना। जी जी। आप सीखेंगे और आर्टिस्ट बन जाएंगे। तो चलिए सर, और कोई ऐसा कोई अध्यापक आपको याद आता है जिसने आपको बहुत करीब से बहुत रहे हों आप उन अध्यापक के? ऐसे कोई अध्यापक आप? मेरे सारे अध्यापक मेरे लिए नहीं, कोई एक अध्यापक जरूर होता है जो बहुत करीब होता है। आनंद घन जलोटे साहब जी। अभी मैं 6-7 महीने पहले लॉकडाउन था जी। तो उस समय मैंने फोन पर बात की थी और मेरी बड़ी इच्छा थी उनसे मिलने की, जी। लेकिन अभी मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है। चलिए, ईश्वर आपको उनकी कोई खबर दे, न्यूज़ दे, अच्छी बिल्कुल। खबर दे सर। और इस इंटरव्यू के माध्यम से यदि उन तक ये इंटरव्यू पहुंचेगा या उन तक जाएगा तो वो जरूर जो है वो संपर्क आपका होगा उनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जी। कोशिश है, मैं कोशिश कर ही रहा हूँ कि किसी तरीके से उनसे तो बात करूं। जी जी जी। तो सर आपने बताया कि मथुरा की आपके परिवार रहने वाला था। हाँ। और गुजरात में आपका जन्म हुआ। हाँ। वहाँ से फिर आप बनारस चले गए, वहाँ से हाँ। शिक्षा दीक्षा हुई। हाँ। फिर दिल्ली का मूवमेंट कैसे हो गया अचानक आपका? बनारस में फादर जब रिटायर हुए 84 में, जी तो क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, जी दिल्ली बगल में, जी मेरे लिए सबसे अच्छा तो दिल्ली पड़ेगा ना। जी 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 मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली से दुबई में रहा, जी। फिर पूरी दुनिया घूमा। नहीं, लेकिन एकदम मतलब मूवमेंट करना बड़ा आसान नहीं होता जिंदगी में इस तरीके नहीं होता, लेकिन जो एज होती है ना, जी अब हमारी इस वक्त नहीं है हमें ज्यादा ट्रांसफर करने की, जी जी। लेकिन वो जो एज होती है ना, वो यंग एज होती है, उसमें एक जुनून होता है। आप किसी भी, आप मेरे लड़के कोई कहीं भी बोलिए पहुंच जाएगा। जी जी जी। वो इसलिए पहुंच जाएगा कि उसमें एक जुनून है। जी। और हम, अब शारीरिक रूप से जब उम्र बढ़ती है जी तो अपंगी समझ लीजिए हो जाते हैं।
फिर सोचते हैं कि एक ही जगह बैठे वहां से काम करें। जी जी। ये हो गया। तो फादर रेलवे में थे? फादर रेलवे में थे, 84 में रिटायर हुए। जी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जिस दिन मर्डर हुआ था, जी 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 जी। 31 अक्टूबर मुझे भी याद है। हाँ, सुबह का समय था। 31 अगस्त को मेरे फादर रिटायर हुए थे। अच्छा अच्छा। जब वो घटना हुई थी 84 जी वाली, जी जी तो मैं शो पर था, जी 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 कार्यक्रम में था। मैं पतरातू थर्मल पावर रांची में था जी 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 जी। और वहाँ बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा था। मुझे तो मालूम है। घटना में कभी भूल नहीं मुझे मालूम है वो दौर जब मैं छोटा था, तो जब हम वहाँ अपना तीन मूर्ति लाइन पे हम गए थे जहाँ उनका वो बना हुआ था। हाँ, जहाँ बहुत नाइंसाफी हुई थी। मतलब इतना हुजूम था और पूरी दिल्ली मतलब उगल रही थी। पूरा इंडिया, पूरा देश जो है उगल रहा था, पूरा- आग में तो जल रहा था उस समय। मैं वो मैं दौर भूलता नहीं हूँ सर। सड़कों पे मैंने गाड़ियों पहला पर ऐसा इंसिडेंट देखा है, जी पहली ऐसी घटना मेरी लाइफ की है जी जो मैं बड़ा रोया था। जी जी जी। मतलब जो देखा मैंने रोड पे, बड़ा अच्छा नहीं लगा। मतलब बड़ा मतलब आंखें मतलब भर आती थी, मतलब बड़ा मैं उस समय मुझे लगा कि हम इंसान नहीं हैं। जी जी। हैवानियत हाँ, पूरी हैवानियत थी और अच्छा नहीं था वो। अच्छा नहीं था वो। जो गलत। 84 की घटना को जब याद करते हैं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस समय हम तो बच्चे थे, हम तो जी। छोटे थे। जी। मैं 20-21 साल का रहा हूँगा, कुछ कर ही नहीं सकते थे ना। जी 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 करने वालों के हाथ में तो पावर तो अलग था ना। जी जी। हम लोग क्या कर सकते। नहीं, मुझे याद है वो हम भी फादर के साथ वहाँ गए थे अपना, जब डेथ हो गई थी तो हाँ। वर्षा वहाँ रखा गया था, तो देखने गए थे। उसके बावजूद मतलब हमारी गाड़ी जो है वो दिल्ली में मतलब आ नहीं पा रही थी, हम लौट नहीं पा रहे थे वापस। जगह जगह जो है वो तमाम चीजें टायर से जलाना, गाड़ी को जलाना पूरा शुरू हो गया था। बहुत प्रॉब्लम। चलिए सर, वो जो घटना है उस घटना में जो लोग शहीद हुए उनको शहीद बोल सकते हैं, तो उनकी आत्मा को जो है ईश्वर जो है शांति प्रदान करे और उन परिवारों को जो है वो क्षमताएं दे, तो उन सब चीजों को जो है वो उन लोगों ने वो त्रासदी झेली है सर। तो लेकिन उसके बाद 84 के बाद बड़ा बदलाव आया जी, खासकर मेरी लाइफ में। जी जी मैं अपने भाई के साथ होता था, महेश के साथ। जी और दिल्ली जब आया मैं, तो समझ लीजिए मेरी लाइफ शुरू हुई थी जी। वहाँ। उस समय मुझे मिले आगम जी, सोनू निगम के लिए। जी जी वो मिले। और सबसे पहले मेरी मुलाकात आगम जी से ही हुई थी। विनोद तिवारी जी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन हमारी अच्छे रिलेशन है, बड़े भाइयों वाले रिलेशन है। वो मिले और तब पता चला कि आर्ट होती क्या है जी, कलाकारी स्टेज पर क्या होती है, वो पता चला। और हमने वहाँ से शुरू किया, वो सफर चालू रहा। 84 से वो सफर जो है सोनू निगम आए, सुनिधि चौहान आई जी, आकृति कक्कड़ आई, हर्षदीप कौर आई, जी जावेद अली आए, जी, आपके अभिजीत आए, जी कुमार शानू आए, जी। अलका याग्निक आई, आपके कविता कृष्णमूर्ति जी आई, जी उदित जी आए। जी सब हमने सबके साथ जी। काम किया। मतलब तब से लेके ये सफर अब चल रहा है, चालू है। अभी नवरात्रों में मैं सुरेश वाडेकर जी और विनोद राठौड़ जी के साथ। जी 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 ईश्वर ने चाहा तो थर्ड वेव नहीं आई है, जी जी, बस आनी यही भी नहीं चाहिए ना आए और हम कलाकारों का कार्यक्रम चालू हो जाए। जी जी। तो नवरात्र हमारे लिए बड़े अच्छे। हम तो यही कामना कर रहे हैं कि ये जो कलाकार इस समय काफी त्रासदी झेल रहे हैं और लगातार जो है वो 2 साल होने जा रहे हैं 2 साल होने जा रहे हैं जी। और अब उन म्यूजिशियन से पूछिए जी, जिनकी रोजी रोटी इसी पर टिकी हुई है, इसी से चलती है शो करते हैं, फिर वो अपना घर चलाते हैं। अब उनके लिए गवर्नमेंट या कोई भी संस्था, जी। कोई भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, सरकार की तरफ से तो मुझे नहीं लगता है कोई कोविड में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं सोच रहा है जी आर्टिस्ट के बारे में। कोई नहीं सोच रहा जी आर्टिस्ट अब क्या कर रहे हैं, जी कैसे जी रहे हैं, जी कैसे उनकी लाइफ चल रही है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। जी और ये बहुत हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जी। शर्म की बात है, बहुत दुखद है सर, ये बहुत दुखद है। बहुत ज्यादा शर्म की बात है। सरकार को कम से कम कुछ नहीं तो 10 करोड़ जी लोग हैं जो इस कार्यक्रम, इस काम पे डिपेंड है, इस इंडस्ट्री में है मतलब। हाँ म्यूजिक। बचपन में मैंने कहा ना, बचपन में वो शौक था जी
धीरे 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 करते 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 वो इंडस्ट्री बन गया है। जी 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 आज वो म्यूजिक इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री बन गई सर। बहुत सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। तो जी, जी। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री हमारी है, जी म्यूजिक इंडस्ट्री है। जी और आज उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। जी। जबकि आप सोचिए कि नहीं, गवर्नमेंट लेकिन के इतने बड़े बड़े नाम कलाकार सर, हैं। इतने बड़े बड़े नाम पार्लियामेंट में गए और कुछ नहीं हुआ हमारे बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, म्यूजिशियन, खासकर म्यूजिशियंस की मतलब बात अमिताभ बच्चन जो बिग बॉस वो पार्लियामेंट में गए, शत्रुघ्न सिन्हा कोई पार्लियामेंट फायदा में नहीं है, गए, कोई फायदा नहीं और है। कई ऐसे नाम हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक जो पार्लियामेंट में गए। हाँ, अब यही सब चीजें हैं ना। आप देखिए ना कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जी जो उनके साथ काम करने वाले कलाकारों को या बिल्कुल नहीं सोचते हैं। एक बार नरेंद्र चंचल जी ने आवाज उठाई थी जी 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 उसके बाद कैलाश खेर जी की भी आवाज आई थी, जी लेकिन वो भी दबी गई, वो आवाज दबकर रह गई, ना दब के रह गई। मतलब उसका सपोर्ट नहीं मिला, समर्थन नहीं बिल्कुल मिला। सपोर्ट नहीं। हमारे लिए सपोर्ट तो ये है कि अब ओपन हो जाए, लॉकडाउन वगैरह की स्थिति ना आए। जी। तो सर बताएं कि मतलब अभी ये अपने बनारस हुआ, फिर दिल्ली आ गए, जी। तो कर्म भूमि अब दिल्ली बन गई है। बिल्कुल, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली मुंबई कर्म भूमि है। हाँ, तो अब आपको लगता है कि 50 साल का सफर में पहुंचने के बाद में आपको अपने काम से मतलब पूरा संतुष्टि है? अभी 2 साल से सेवन स्टार्स गुरुकुल बनाया है, जी ये विश्वास नगर में बनाया है मैंने। जी तो मैंने इसलिए बनाया कि जब मैं शो करने जाता था जी तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जी। हुआ करते थे जो बेचारे गाने आते थे, जी। और ऑर्गेनाइजर्स जो इवेंट मैनेजर्स होते थे, क्योंकि इवेंट मैनेजर खुद आर्टिस्ट नहीं है, जी 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 लेकिन उनको धक्के देके भगा देता था, तो उन कैसे आ गए। जी और मैं देख रहा हूँ कि वो गा लेता है, फिर भी जी। उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और उसको धक्के देके बाहर कर दिया जाता है। जी तो मेरे मन में ये आया क्यों ना एक ऐसा स्कूल या ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो ऐसे ऐसे ये लोग आए और सीखें और तैयारी करके निकलें। मतलब इनको तैयार किया जाए और हाँ, वो जो आप चैलेंज है उसको स्वीकार करें, मतलब हाँ बिल्कुल स्वीकार। वो तो मैंने वो किया जी लगभग 2 साल से ये गुरुकुल को स्टार्ट किया है। लॉकडाउन में बंद ही रहा, जी फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि चले, काम करें। जी। तो अब थोड़ा सा सुकून मिला है और स्टार्ट हो रहा है। लगता हो रहा है सर, थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू हुआ है। बिल्कुल, उन लोगों की एम्बिशन पूरी होगी जो चाहते हैं कि हम जी। सिंगर बने, हम आर्टिस्ट बने, हम म्यूजिशियन बने। जी मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो सक्सेस हो, वो सर सफल। ये हमने बातचीत की आपसे, मतलब तमाम कहाँ पैदा हुए, कहाँ हुआ, कहाँ बनारस से फिर हम दिल्ली भी आ गए। तो सर ये जो अभी जो नई पीढ़ी जो है वो इस क्षेत्र में आ रही है, आना चाह रही है, हाँ। तो मतलब क्या कहना चाहिए उनको, क्या आप मतलब संदेश देना चाहेंगे, मतलब नई कैसा? पीढ़ी बहुत टैलेंटेड है, जी नई पीढ़ी तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए कि उनको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलने लगे। जी अब हम खुद चाहते हैं हमारे बच्चे सिंगर बने, आर्टिस्ट जी। बने, जी तो हम उनको अच्छी जगह पे सिखवाते हैं। जी तो नई पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ढंग से तरीके से सीखें। जी ईश्वर ने तो दे दिया, घर वालों ने दे दिया, जी और अब आप इंस्टीट्यूट में आइए जी। या जहाँ सीख सकते हैं अपने घर के नजदीक वहाँ जाइए जी। और तरीके से उसको सीखिए। लेकिन सीखने से पहले सिखाने वाले के बारे में जरूर जान लें, जी क्योंकि आजकल बहुत नटवरलाल फैले हुए हैं। जी जी जी। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब नटवरलाल से मतलब नटवरलाल का मतलब है कि आप 5,000 रुपए दे दो, मैं आपको सिंगर बना दूंगा। जी जी जी। आप 10,000 दे दो, मैं आपको गायक बना दूंगा। जी पॉसिबल नहीं है, जी 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 ये पॉसिबल नहीं है। वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जी जी वो अपना धंधा कर रहे हैं, तो मैं उनके धंधे को रोक नहीं रहा हूँ। जी लेकिन जो आर्टिस्ट हैं जी। कम से कम उनको सोच समझ के वहां जाना चाहिए जी काम करने के लिए, सीखने के लिए। ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि कौन सिखा पाएगा या कोई टोपी पहना रहा है, जी ये पहचानना जरूरी है। अब आजकल हमारे फील्ड में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, जी तो उनसे सावधान रहने की। मतलब ऐसे जो नए जो युवा पीढ़ी है हाँ। वो मतलब सावधान रहे। हाँ, जुनून में निकल जाते हैं ना वो, जी और फिर वो कट के आते हैं, घर में प्रॉब्लम आता है फिर। जी। तो वो चीजें नहीं सर लेकिन दिल्ली को हम देखते हैं कि दिल्ली इतनी बड़ी एक तरीके से एक म्यूजिक इंडस्ट्री बन गई दिल्ली है। तो दिल वालों की है, जी दिल्ली तो दिल वालों की है, जी
यहाँ तो ये दिल्ली ने तो सबसे ज्यादा आर्टिस्ट दिए हैं। जी दिल्ली से गए हुए जो आर्टिस्ट हैं वो ग्रेट आर्टिस्ट हैं, महान आर्टिस्ट हैं। जी कैलाश खेर भी हैं, सोनू निगम है, सुनिधि चौहान है, ये सब। सर, लेकिन ये सारे जो फोकस मुंबई पे जाके फोकस हो गए, दिल्ली फोकस क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए ये ट्रेनिंग सेंटर है, दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर है जी। अब शायद मैंने सुना है कि यूपी में बॉलीवुड इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री बनने जा रही है। जी हो सकता है उधर जाएंगे, नोएडा में बन रही है ना, जी। जेवर के पास। जी 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 जी। वहाँ जाएंगे। होता है ना कि हमारी जो मंजिल होती है, कभी कभी आपके मन में तो आता होगा कि दिल्ली को भी, मतलब दिल्ली भी होना चाहिए, दिल्ली भी। मैं तो बहुत चाहता हूँ, मैं तो बॉम्बे में ही रहा हूँ जी। मैं तो बॉम्बे भी रहता था जी लेकिन फिर मैं दिल्ली आ गया क्योंकि घर नजदीक है यहाँ से। जी। मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ। जी तो मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री दिल्ली में हो, जी होनी चाहिए। और अभी यूपी में जो कार्यक्रम चल रहा है ना कि नोएडा वगैरह में जो बनाने का प्लान है ना, जी जी। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे, क्या बात है। अगर मैं जिंदा रहा इन फ्यूचर, जी तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी सर, देखिए मेरा मानना है सर, रमेश जी, जो आपके मन के अंदर है ना, हाँ, और मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपकी जितनी इच्छाएं सब पूरी की हैं, हाँ, और ये इच्छा भी शायद वो ईश्वर पूरी करेगा। हाँ बिल्कुल पूरी होगी, होनी है ये पूरी। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, मैं यहाँ तैयार हूँ, बच्चे अपने वहाँ जाके इंडस्ट्री में गाएंगे। जी हाँ जी 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 जी। तो मतलब दिल्ली दिल वालों की है, जैसे आपने कहा, हाँ बिल्कुल है है ना? हाँ, तो मैं हूँ ना दिल वाला आपके सामने। मैं भी दिल वाला हूँ। अरे क्या बात। हाँ, तो सर, जो बच्चे मतलब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, बच्चे सीख रहे हैं, हाँ, लेकिन कई बार आपको लगता नहीं कि बच्चा जहाँ सीख रहा है उसको सही ज्ञान नहीं मिल रहा है? हाँ, ये तो उस बच्चे का जो आपने भी महसूस किया होगा कई बार। हाँ, मैं वही तो बात कह रहा था ना कि नटवर लालों से जिंदाबाद। अच्छा, नटवर लाल होशियार है, मतलब उन्हीं की ओर इशारा है। सावधान है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जी 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 कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन जो संगीतकार हैं ही नहीं, जी संगीतकार नहीं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हैं, जी मौजूद हैं। जी और मैं तो खैर बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ, जी हालांकि मेरे सामने कभी भी वो इस तरीके की बात नहीं करते हैं, जी। लेकिन लोगों को उनसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनकी जेब कटने जा रही है। जी आज कला जो है इंडस्ट्री बन गई है, जी हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है। जी। हाँ, तो सर, एक चीज और बताएं कि मतलब जो बच्चा संगीत सीख रहा है, हाँ, उसको आगे निकलना है, हाँ, तो उसको कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए? मतलब उसको कंपटीशन फाइट करना चाहिए या सिर्फ गाने गाकर अपना देखिए काम मैं चलाना बताऊँ चाहिए? आपको, दोनों में मतलब क्या? सबसे पहले तो सीखना है, सीखना है, सीख के कंपटीशन में जाना चाहिए। मतलब कंपटीशन। बहुत सारे स्टेज हैं आज तो। कंपटीशन आप देखो ना, आप जी टीवी के इतने कार्यक्रम है, सोनी चैनल्स के चैनल के इतने कार्यक्रम है, जी एक से एक कलर्स का कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम है जी। रास्ता एकदम खुला हुआ है, लेकिन अपने पास क्वालिटी बनाइए और आगे जाइए। मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर बच्चे को आगे निकलना है तो उसको कंपटीशन सीखना पड़ेगा पहले सीखे, हाँ, और फिर कंपटीशन, अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार हाँ करें, बिल्कुल, तभी आगे बढ़ेगा। भाई बॉर्डर पे जाने के लिए, लड़ने के लिए सिपाही के पास हथियार अच्छा आप होना सोचेंगे चाहिए ना? ना। जी हाँ, जी जी हाँ, और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जी उसको चलाने की। जी जी तो वही चीज यहाँ पर भी है जी 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 कि आप पहले अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, अच्छी शिक्षा लीजिए जी। और जाइए, स्ट्रगल करिए, हर कंपटीशन में आइए। जी। 100 बार फेल होंगे, 99 बार फेल होंगे, एक बार पास होंगे, सिर्फ लाइफ बन जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बड़ा संदेश आप दे रहे हैं यहाँ से, हाँ। कि बच्चा कंपटीशन में एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, लेकिन उसको रास्ता उसको छोड़ना निराश नहीं होना उसको चाहिए, निराश नहीं है, आशा बना चाहिए। रहना, आशा रास्ता खुलेगा ही, रास्ता खुलेगा। हाँ 100% खुलेगा ही। देखिए, ये नए सिंगर्स के लिए देखिए रमेश जी जो है, एक बड़ा संदेश यहाँ पर निकल के जो है उन्होंने दे दिया है, जो नई पीढ़ी के सिंगर हैं, कि आप अपने आप को पहले तो तैयार करें, पूरे संगीत की शिक्षा लें, अच्छे गुरु से लें, और उसके बाद यदि आपको जीवन में आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, एक बड़ा गोल, अपना टारगेट फिक्स करना है, तो आपको कंपटीशन फाइट करना है, यही सर? बिल्कुल। और कंपटीशन जब आप फाइट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने बारे में जो है वो
आकलन करने का एक मौका मिलता है हाँ। कि हम कितने पानी में हैं, हमें और कितना रियाज करना है। और ये संगीत तो एक महासागर है सर, हाँ बिल्कुल। यहाँ जितना आप डूबोगे उतना यहाँ डूबते तो आप जाओगे, 100% कभी नहीं होंगे, कभी 100% नहीं होगा। कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। वैसे कलाकार के बूढ़े होने पे कला जवान होती है जी। कला बूढ़ी नहीं हो पाती। जी जी आदमी जवान होके बूढ़ा होके मर जाता है, जी जी लेकिन कला कभी भी बूढ़ी नहीं होती। जी 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 बूढ़ी से मेरा मतलब ये है कि परिपक्व कभी नहीं हुआ कोई आर्टिस्ट आज तक नहीं। जी जी जी, मतलब पूरे जीवन सीखना है आपको सीखना है। देखिए यहाँ भी देखिए दूसरा मैसेज एक और जो रमेश जी ने दे दिया है कि संगीत वो कला है कि इसमें आगे आपको बढ़ना है तो आपको अच्छी तरीके से सीखना होगा, कंपटीशन फाइट करना होगा, और जितना आप इसमें डूबोगे, जितना रमोगे, उतना ही आपकी कला में निखार आएगा सर। बिल्कुल, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही फायदा है। जी जी जी, तो देखिए ये बड़ा संदेश है। और रमेश जी को जो है आपसे रूबरू कराने का जो हमारे इस नई युवा पीढ़ी है, यही बड़ा मकसद था कि यहां से एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और काफी वरिष्ठ हैं, उनसे एक संदेश, एक मैसेज जो है युवा पीढ़ी को मिल जाए कि उनको क्या करना है और अपना किस दिशा में उनको जाना और कैसे जाना है, उसका रास्ता भी रमेश जी ने यहां से बता दिया है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि यहां से आपको जो है प्रेरणा मिल रही होगी। तो सर मैं देखता हूं कई कार्यक्रमों में जाना होता है, मौका मिलता मैं है। बहुत शोध में रहता हूँ, बहुत ज्यादा शोध में रहता हूँ। जी जी, तो सर ये तो युवा पीढ़ी की बात हो गई है। हाँ। मैंने देखा है कि एक वो पीढ़ी है जो मतलब उनको मौका नहीं मिला जीवन में, मतलब नौकरी के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस क्षेत्र में आ रहे हैं, या जो सीनियर सिटीजन बन रहे हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो सर क्या कहेंगे सर? कला जवान हो रही है। तो कला जो है जवान हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब इस तेवर को बना के रखना है लगातार। बिल्कुल, वो